लोगों ने पढ़ लिया था कैसे हल निकालते हैं। अब हम बात करेंगे रैखिक अवकल समीकरण के बारे में। तो इसमें भी रैखिक अवकल समीकरण भी दो फॉर्म में होता है। एक होता है dy/dx प्लस p, और ये y, यहाँ पे y ऊपर है तो ये y एक घात का हो, एक घात का होता है तभी हम उसे रैखिक बोलते हैं। तो y एक घात का हो, dy/dx, y यहाँ पे एक घात का हो बराबर q। तो एक फॉर्म तो ये हो जाएगा। दूसरा फॉर्म है कि दूसरा फॉर्मेट है इसका कि dx/dy प्लस p, x यहाँ एक ऊपर है तो यहाँ पे x एक घात का होगा बराबर q। ये दो फॉर्मेट हैं, एक dy/dx, एक dx/y। अगर dy/dx है, y ऊपर है तो y यहाँ पे एक घात का रहेगा, बाकी दोनों x के फंक्शन होंगे। यहाँ y एक घात का, बाकी दोनों x के फंक्शन। अगर x ऊपर है यानी यहाँ पे dx/dy है, x ऊपर है तो यहाँ पे x यहाँ पे एक घात का होगा, और ये बाकी दोनों p और q दोनों क्या होंगे, y के फलन होंगे। इस केस में अगर इस केस की बात किया जाए तो इस केस में जो p और q होंगे, p और q होंगे, ये दोनों x के फलन होंगे, सॉरी हाँ x के फलन होंगे, x के फलन। और अगर इस केस की बात करें, इस केस की बात करें तो इसमें जो p और q है ये दोनों होंगे y के फलन, y के फलन होंगे। y का फलन का मतलब है, हो सकता है q की वैल्यू log y हो जाए, sin y हो जाए, y स्क्वायर हो जाए, यहाँ भी इसी तरीके की वैल्यू, यानी p और q दोनों यहाँ y के फलन होंगे, और इसमें जब यहाँ पे y रहेगा सिंगल घात का तो ये दोनों x के फलन होंगे। तो हम कोई भी अगर अवकल समीकरण दिया गया है रैखिक, तो अगर रैखिक अवकल समीकरण दिया गया है तो हम उसे या तो इस फॉर्म में बनाएंगे या तो इस फॉर्म में बना लेंगे। जब इन फॉर्म में हम बना लेंगे, यानी अगर x ऊपर dx/dy है तो यहाँ x है तो ऊपर x है तो x एक घात का, यहाँ पे ऊपर y है तो y एक घात का। इस तरीके का जब बना लेंगे तो हमें समाकल गुणांक निकालना होगा, समाकल गुणांक। ये समाकल गुणांक क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये निकालना होगा, इसे हम बोलेंगे IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हो जाएगा e की पावर p का समाकलन, p e की पावर p का समाकलन। इसका अगर निकालना है, इसमें निकालना है, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो IF, इसका निकालना है तो ये वाला हो जाएगा e की पावर p का समाकलन। अब देखो यहाँ पे दोनों में एक ही तरीके से है, इसमें भी e की पावर समाकलन p का समाकलन करना है, इसमें भी p का समाकलन करना है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इस केस में p फलन किस चीज का है, x का है कि y का है। तो इसमें अगर y एक घात का है तो इसका मतलब p क्या है, वो x का फलन है, और अगर ये p x का फलन है तो ये x के सापेक्ष इसका समाकलन होगा। इस केस में p जो है y का फलन है, इसीलिए इस p का समाकलन y के सापेक्ष होगा। हमें ये याद करने की जरूरत, एक कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के समय, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे p dy होगा कि p dx होगा, तो हमें इसके हिसाब से देखना है। जो हमारा रैखिक अवकल समीकरण होगा वहां पे देखेंगे कि p और q किसके फलन है। अगर x के फलन है तो x के सापेक्ष p का समाकलन होगा, और अगर y का फलन है तो p का समाकलन y के सापेक्ष होगा। और फिर इसके बाद इनके हल लिखेंगे। तो इनके अगर हमें हल निकालना है, पहला काम तो हमें क्या करना है, पहला काम तो हमें इन्हें रैखिक समीकरण के फॉर्म में लिखना है, फॉर्मेट में लिख लेना है। लिखने के बाद अब समझेंगे p और q किसके फलन है, और दो तरीके होते हैं, अगर y ऊपर है तो y एक घात का, ये दोनों x के फलन, और अगर x ऊपर है तो ये x एक घात का, और p और q y के फलन होंगे। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, इसमें दोनों में e की पावर p का फिर समाकलन करते हैं दोनों केस में। अगर ये px का फलन है तो ये dx यहाँ लिखेंगे, अगर y का फलन है तो dy लिखेंगे। अब इनका हल, अगर इसके पहले वाले की हल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर समाकलन q इंटू IF,
अब देखेंगे कि जिसका हम हल निकाल रहे हैं, जैसे इसका हल निकाल रहे हैं, तो जो q है ये किसका फलन है? अगर y का फलन है, इसका मतलब y के सापेक्ष इसका समाकलन होगा। इस केस में x का है तो यहाँ पे लिखेंगे dx, ये रहेगा यहाँ पे रहेगा dx, ये वैल्यू रहेगी dx और प्लस c, इसका समाकलन ये होगा, इसका हल ये होगा। और इसे फिर वैल्यू सब रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसी तरीके से अगर इसके हल की बात करें तो ये हो जाएगा y इंटू आई एफ, सॉरी, अगर इसके समाकलन की बात करें तो इसका हो जाएगा x इंटू आई एफ बराबर q इंटू आई एफ इंटू इसका समाकलन, यहाँ पे q किस चीज का फलन है? यहाँ पे q y का फलन है, तो यहाँ पे हो जाएगा dy प्लस c। ठीक है, तो इतनी चीजें पहले हमें समझना कि पहली बात तो रैखिक अवकल समीकरण के फॉर्म में लिख देंगे, उस फॉर्मेट में बना लेंगे। या y एक ऊपर y है तो y एक घात का, दोनों x के फलन, अगर ऊपर x है तो ये x एक घात का, यहाँ पे p और q y के फलन। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इसमें e की पावर समाकलन p, e की पावर समाकलन p, अगर p y का फलन है तो dy, अगर x का फलन है dx। फिर इनका हल निकालना है, अगर dy अपान dx है तो यहाँ y रहेगा, dx अपान dy है तो y हमें यहाँ पे x हो जाएगा। ये हमें ध्यान देना है, अगर dy अपान dx वाला फॉर्मेट है तो y रहेगा यहाँ, और अगर dx अपान dy वाला है तो इसमें यहाँ पे x होगा, ये ध्यान देना है। बाकी IF दोनों में एक ही, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों में सेम रहेंगे। यहाँ पे Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसमें भी दोनों में ये चीजें सेम रहेंगी। अब हमें यहाँ पे ये देखना है, ये वैल्यू कि किसकी, ये dx रहेगा कि dy रहेगा। तो अगर Q वो x का फलन है तो यहाँ पे हम dx लिखेंगे, y का फलन है Q यहाँ पे, तो इसलिए dy लिखेंगे। तो अगर हम दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो बढ़िया से ये समझ में आ जाएगा। इसलिए पहला क्वेश्चन है dy अपान dx प्लस 2y sin x। अब यहाँ पे ये y dy है ऊपर, यानी यहाँ पे y सिंगल घात का होना चाहिए, सिंगल घात का है, यानी ये जो फॉर्म है ये इस फॉर्म का है, dy अपान dx प्लस py बराबर q, इस रूप का है, इस रूप में है। यहाँ पे देखो p की वैल्यू क्या है, p बराबर है 2 और q बराबर है sin x। अगर इससे कंपेयर करें तो p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू sin x है। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो p और q है या तो x के फलन है या तो अचर वैल्यू है, यानी अगर यहाँ y एक घात का होगा तो ये दोनों वैल्यू या तो ये अचर रहेंगे या तो फिर x का फलन होगा। तो अब जब इस फॉर्म का ये बन गया तो दूसरा काम क्या है कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, IF निकालना है। ये होता क्या है, e की पावर p का समाकलन, किसके सापेक्ष किसका फलन है। यहाँ पे देखो q दोनों को, अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है किस चीज का फलन है, तो अगर यहाँ पे, यहाँ तो अचर वैल्यू है लेकिन यहाँ पे q x का फलन है, इसका मतलब ये x के सापेक्ष इसका समाकलन होगा। यहाँ y है, इसका मतलब ये x के सापेक्ष इसका समाकलन होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे dx। अब इसका समाकलन कर लेंगे, समाकलन करेंगे तो e की पावर p की वैल्यू है कितनी, p की वैल्यू 2 है, p की वैल्यू 2 है, 2 dx। अब 2 को अगर बाहर कर दें तो यहाँ पे बचेगा 1 और 1 का समाकलन होता है x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा e की पावर 2x हो जाएगा। हम ये जानते हैं, पहली बात तो हम इसे देखेंगे कि ये क्या, ये रैखिक अवकल समीकरण के रूप में है, तो रैखिक अवकल समीकरण के रूप में है और इस फॉर्मेट का है, dy अपान dx प्लस py बराबर q फॉर्मेट में है, इस रूप में है। यहाँ पे y एक घात का और इसके साथ जो लगा है ये p है, इसकी वैल्यू p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पे q की वैल्यू कितनी हो जाएगी sin x हो जाएगी। और इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो क्या होता है, e की पावर p का समाकलन किसके सापेक्ष, जिसका फलन हो, यानी अगर यहाँ पे y है इसका मतलब इसका x के सापेक्ष इनका समाकलन होगा। ठीक है, तो इसका समाकलन जब 2 का करेंगे तो 2x आएगा, e की पावर 2x। अब इनका हल क्या होता है कि अगर ये y है, dy अपान dx है, dy अपान dx है, तो इधर क्या होगा, इधर होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर
Q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमें देखो कहाँ कहाँ ध्यान देना है हल में, एक तो इस y की वैल्यू में ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है, और यहाँ क्या रहेगा ये ध्यान देना है। यहाँ क्या रहेगा, इस वैल्यू को यहाँ पे किसके सापेक्ष इसका समाकलन होगा ये ध्यान देना है। तो अगर dy अपॉन dx है तो यहाँ y रखेंगे, अगर dx अपॉन dy है तो यहाँ x रखेंगे, इस वैल्यू को x रखेंगे। अगर dx अपॉन dy है तो, और dy अपॉन dx है तो y रखेंगे। अब बात यहाँ की आती है कि यहाँ ये किसके सापेक्ष q का समाकलन होगा, तो q को देख लेंगे। q किसका फलन है, x का फलन है। q की वैल्यू sin x है, x का फलन है, इसका मतलब यहाँ पे dx होगा। तो दो चीजें हमें करना है, ध्यान देना है, यानी अगर dy अपॉन dx है या dx अपॉन dy है, दो चीजें में हल में उसमें दो जगह अंतर हो सकता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। q को देखेंगे किसका फलन उसके सापेक्ष करना है, और यहाँ अगर dy अपॉन dx है तो y रखेंगे, dx अपॉन dy है तो x रखेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान रखेंगे। अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान जो आया है ये आया है e की पावर 2x बराबर q की वैल्यू sin x है, q की वैल्यू इंटू if, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इसका मान जो आया है e की पावर 2x आया है, और dx प्लस c। ये इस तरीके का आ गया, हमारा जो हल है वो इस तरीके का हो गया। लेकिन अब हमें इस वैल्यू का समाकलन करना है, इस वैल्यू का समाकलन करना है। समाकलन करेंगे और फिर जो समाकलन करने के बाद इसका मान आएगा यहीं पे पुट कर देंगे। यहां तक का काम रैखिक अवकल समीकरण का काम यहाँ तक है। इसके बाद जो यहाँ पे वैल्यू आती है उसका समाकलन हम पहले जिस तरीके से करते थे, अभी तक जितने तरीके से हम अवकल समीकरण समाकलन पढ़े हैं उन सभी में से कोई एक तरीके से इसका समाकलन होगा। तो अब ये आगे जो ये समाकलन का काम होगा, यहाँ तक रैखिक अवकल समीकरण का काम यहाँ तक है। अब इसके बाद हम अवकल इसका हम समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन हम अलग से कर लेते हैं। इसका समाकलन हम इस वैल्यू का समाकलन अलग से करते हैं। तो देखो जब इस तरीके का फंक्शन होता है तो हम, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है, जैसे इसमें क्या दिया है sin x e की पावर 2x, e की पावर 2x dx। अगर इस तरीके की वैल्यू होती है जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। इसका समाकलन करते रहेंगे, दो फलनों के गुणनफल यानी खंडशः समाकलन से करेंगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। तो इस तरीके का जब समाकलन आता है तो हम इस पूरी वैल्यू को i मान लेते हैं, और i मानने के बाद अब इसे हम सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट फलन किससे करेंगे, आइलेट से। आइलेट से अगर कंपेयर करें तो e का मतलब एक्सपोनेंशियल है और sin x का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। t पहले है तो ये फर्स्ट फलन होगा, ये बाद में है तो सेकंड फलन होगा। अब इसका फार्मूला होता है, सॉल्व करने का फार्मूला होता है, खंडशः समाकलन से इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का फार्मूला होता है फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन d dx, फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन पूरी वैल्यू का समाकलन। ये होता है फार्मूला दो फलनों का। अगर हम खंडशः समाकलन के द्वारा समाकलन करते हैं तो ये फार्मूला होता है। अब सबकी वैल्यू पुट कर देना, सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो फर्स्ट फलन क्या है sin x, दूसरा फलन क्या है e की पावर 2x dx माइनस फर्स्ट अवकलन पहले फलन का अवकलन, पहला फलन ये यहाँ पे पहला फलन है क्या sin x है, फिर दूसरे फलन का समाकलन, दूसरा फलन क्या है e पावर 2x dx का समाकलन, फिर पूरी वैल्यू जो वैल्यू आएगी उस पूरी वैल्यू का समाकलन। यानी इस फार्मूले में इन वैल्यू को पुट कर देना है। अब इसका समाकलन जब हम करते हैं ये तो sin x ये बाहर है तो ये sin x होगा, इसका समाकलन करते हैं e की पावर x का, e की पावर x ही होता है, e की पावर 2x है तो e की पावर 2x। लेकिन अगर x का गुणांक यहाँ पे कुछ है, x का गुणांक कुछ है, अगर e की पावर x होता तो e की पावर x का e की पावर x होता है समाकलन। लेकिन अगर x का कुछ गुणांक है तो उस गुणांक को 1/, में कर लेंगे, 1/, में उस गुणांक को कर लेंगे, फिर माइनस लगा है माइनस लगाएंगे। अब इस वैल्यू का हमें अवकलन करना है, sin x का अवकलन करना है। sin x का अवकलन होता है cos x होता है इसका अवकलन।
इस वैल्यू का समाकलन करेंगे, इस वैल्यू का समाकलन, तो इसका समाकलन e की पावर x का e की पावर x, e की पावर 2x है तो 2x, लेकिन x का गुणांक 2 है तो इस 1/1 में इसके गुणांक को लिखेंगे और फिर dx, ये dx दे लिखा है बराबर, ये i बराबर चल रहा है बराबर 1/2 e की पावर 2x sin x, इसे हम आगे पीछे लिखिए, माइनस 1/2 को बाहर कर सकते हैं, 1/2 को बाहर कर लिया, cos x और e की पावर 2x dx। अब देखो ये कभी खत्म नहीं होगा, जब इस तरीके के फलन आ जाते हैं दो, जिसमें एक त्रिकोणमितीय फलन होता है, दूसरा एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी वाला फलन होता है, तो कभी इसका समाकलन खत्म नहीं होता। इसीलिए हम इसे आई मान के इस तरीके से सॉल्व करते हैं और फिर से इसमें फार्मूला लगाएंगे, और जब फिर से ये ऐसा आ जाएगा तब वहीं पे ये खत्म होगा। तो इस तरीके से हम इसका जब समाकलन करेंगे तो आई बराबर करेंगे। अब इसमें फिर से फार्मूला, ये फर्स्ट फलन फिर से हो गया, ये सेकंड फलन हो गया, इसमें फिर से वही फार्मूला लगाएंगे। अगर उस फार्मूले को लगाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 e की पावर 2x sin x माइनस 1/2, इसमें फिर फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला, इस फार्मूले फर्स्ट फलन यानी cos x, फिर सेकेंड का समाकलन यानी cos e की पावर 2x dx, इसका समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, पहले फलन का अवकलन, पहला फलन क्या है cos x, दूसरे फलन का समाकलन यानी 2x dx का समाकलन, पूरी वैल्यू का समाकलन, फिर से इसमें ये फार्मूला लग गया। अब इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 e की पावर 2x sin x माइनस 1/2 cos x का हमें करना नहीं है, e की पावर x इसका हमें करना है समाकलन, इसका करना है, समाकलन करेंगे तो 1/2 e की पावर 2x माइनस इस वैल्यू का अवकलन करेंगे, अवकलन cos x का अवकलन होता है माइनस sin x, और इसका समाकलन होता है 1/2 e की पावर 2x dx, ये वाला dx इधर वाला, ये हो गया। इसमें हम 1/2 e की पावर 2x sin x माइनस इस 1/2 को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 cos x e की पावर 2x, फिर ये माइनस है, इस माइनस के साथ इस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इस माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस इस 1/2 का 1/2 में गुणा होगा 1/4, यहाँ पे sin x और ये e की पावर 2x dx। देखो खत्म ये नहीं होगा, फिर से आ गया, जो जहां शुरू किए थे वहीं पे ये वैल्यू फिर से ही आ गई, यहां से ये वैल्यू फिर वही आ गई जो वहां पे जिसे माने थे, इसे अगर हम मान लिए थे तो यही वैल्यू फिर से आ गई। यानी हम इस वैल्यू यहाँ में आई लिख सकते हैं, ये आई बराबर चल रहा था, ये आई बराबर वैल्यू थी, आई बराबर इतना आया था, और ये वैल्यू फिर से वही आ गई, तो यहाँ पे हमें लिख देना है अब आई, यानी हो जाएगा आई बराबर 1/2 e की पावर 2x sin x माइनस 1/4 cos x e की पावर 2x माइनस 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा इसको, इसकी जगह में लिख देंगे आई, ये आई, इस आई को इधर लाएं 1/4 आई बराबर, यहाँ पे वैल्यू क्या है 1/2 e की पावर 2x sin x माइनस 1/4, e की पावर 2x को पहले कर लेते हैं, e की पावर 2x cos x, इतना बचा। इस वैल्यू को जो इधर वाली वैल्यू थे इसे बराबर इस पार लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब अगर एलसीएम ले तो 4 1 5, यानी ये 5/4 आई हो जाएगा बराबर। अब अगर इसमें से हम 1/4 कॉमन कर लें तो 1/2 इसमें 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, कॉमन करके आप लोग देख लीजिएगा, e की पावर 2x sin x माइनस ये हो जाएगा e की पावर 2x cos x, इसमें से पूरा कॉमन हो गया, इसमें 2 का गुणा, अगर 1/4 के अंदर गुणा करेंगे तो ये 2 से 1/2 आएगा, इस तरीके से आ जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल, यानी i बराबर हो जाएगा
इस 5 को अगर उधर ले जाएंगे तो 1/5, और इसमें हम कॉमन भी इसे कर सकते हैं। कॉमन करने का मतलब e की पावर 2x को कॉमन भी कर सकते हैं। कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 2 sin x माइनस cos x। i का मतलब क्या है? i का मतलब था ये वैल्यू को हम i माने थे, इसी वैल्यू को i माने थे, तो i बराबर मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब है sin x इंटू ई की पावर 2x dx का जो मान है वो है 1/5 ई की पावर 2x, और ये हो जाएगा 2 sin x माइनस cos x। ये इसका हल होगा, इसका समाकलन होगा, इस वैल्यू का समाकलन ये हो जाएगा। अब जो इसका समाकलन है इसी समाकलन को यहाँ पुट कर देंगे और जो मान आएगा वही हमारा हल हो जाएगा, इस अवकल समीकरण का हल होगा। तो अब इसमें हमें इसे अगर हम समीकरण ए मान लिए होते तो ए में मान रखने पर, समीकरण ए में मान रखने पर कौन सा मान? ये वाले मान, इसका मान हम इस वैल्यू का मान यहाँ रखेंगे तो हमारा जो हल हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2x बराबर हो जाएगा, इसका कितना मान आया? 1/5 ई की पावर 2x कोष्टक में 2 sin x माइनस cos x और प्लस c। यही हमारा हल होगा, ये हमारा हल होगा। तो इसमें देखो करना क्या क्या है। पहली बात तो इसे अवकल समीकरण किस फॉर्मेट का है उसमें बना लेना है। बनाने के बाद देखेंगे कि p का मान क्या है, q का मान क्या है। यानी यहाँ पे y अगर dy है तो यहाँ पे y एक घात का, और फिर ये p और q किसके फलन होंगे? x के फलन होंगे। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना है, फिर इसका हल होता है, दोनों के लिए अलग अलग हल होंगे। अगर dy/dx है तो यहाँ पे y रहेगा, अगर dx/dy है तो यहाँ पे x रहेगा। और यहाँ पे इस वैल्यू का अवकलन, अगर ये qx का फलन है, इस केस में qx का फलन था तो dx होगा, अगर y का फलन है, qy का फलन है तो फिर यहाँ पे ये y के सापेक्ष करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें dy/dx प्लस sec x y tan x। देखो यहाँ पे y है ऊपर तो यहाँ पे y एक घात का है, यानी ये है dy/dx प्लस py बराबर q के रूप में है, इस फॉर्मेट में है। यहाँ जो p है उसकी वैल्यू है sec x और जो q है इसकी वैल्यू है tan x। यानी अगर यहाँ पे y एक घात का है तो ये p और q किसके फलन होते हैं? x के फलन होते हैं। अब हम दूसरा काम क्या होता है, पहली बात तो हमें ये बताना होता है कि वो किस फॉर्मेट का है। तो हमें पता चल गया कि ये dy/dx प्लस py बराबर q के फॉर्म का है। अब हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो दोनों फॉर्म के लिए क्या होता है? e की पावर समाकलन p, सब p का समाकलन, e की पावर में समाकलन p का समाकलन करना होता है। और इसके साथ किसके साथ सापेक्ष करेंगे? तो p को देख लेंगे किसका फलन है, p अथवा q दोनों x के फलन है, इसका मतलब यहाँ पे x के सापेक्ष इसका समाकलन होगा। p की वैल्यू रख देंगे, e की पावर p की वैल्यू कितनी है? sec x है, sec x dx। और sec x का जो समाकलन होता है वो होता है e की पावर log, sec x का जो समाकलन होता है वो log sec x प्लस tan x होता है, sec x प्लस tan x होता है, ये मॉड में sec x प्लस tan x होता है समाकलन। sec x का जो समाकलन होता है वो होता है sec x tan x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा मिल गया। अब हमें क्या करना होता है? इसका इसका हल निकालेंगे। पहली बात तो इसे हम फॉर्मेट में बना लेंगे, किस फॉर्मेट का है, जब फॉर्मेट में पता चल जाएगा तो p और q की वैल्यू पता चल जाएगी। अब हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, p की पावर जिसका फलन होगा उसके सापेक्ष समाकलन, और इसका जो समाकलन करेंगे क्योंकि sec x का समाकलन होता है log sec x प्लस tan x, ये रखेंगे। अब इसकी वैल्यू ये आ गई log sec x प्लस tan x। हाँ, एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर e की पावर में log कुछ भी वैल्यू रहती है, log की पावर log में कुछ भी रहता है तो ये सीधा सीधा इसकी यहाँ में मान रखेंगे x। जैसे अगर e की पावर log x है, बेस इसका बेस e है, यहाँ बेस कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब e है। तो अगर ऐसा है तो इसमें सीधा सीधा हम x लिखेंगे।
इसी तरीके से इसमें इस तरीके से है e की पावर log sec x प्लस tan x, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा लिखेंगे sec x प्लस tan x, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा sec x tan x, क्योंकि यहाँ पे e की पावर log में है। अगर e की पावर log में है तो सीधा सीधा जो भी log का गुणांक है, log के साथ जिसका log लिए हैं वही वैल्यू सीधा सीधा वही मान हो जाएगा। अब इसमें हम इसका हल निकालेंगे, तो हल निकालेंगे तो ये dy पान dx है, यानी यहाँ पे होगा y, फिर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर फिर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर q किसका फलन है, x का फलन है, q tan x है, इसका मतलब इसका x के सापेक्ष समाकलन होगा प्लस c। वैल्यू सबकी रख देते हैं, ये हो जाएगा y इंटू if की वैल्यू कितनी है sec x प्लस tan x बराबर q की वैल्यू है tan x और if इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो है sec x प्लस tan x और इंटू x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्मेट का है। अगर dy पान dx प्लस py बराबर q फॉर्मेट का है कि dx पान dy वाले फॉर्मेट में है। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालना है, इसके बाद हल में हमें ध्यान देना है ये दो वैल्यू चेंज हो सकती हैं, यहाँ पे y और यहाँ पे x। ये अगर ये dy पान dx है तो यहाँ y रहेगा, अगर dx पान dy है तो यहाँ x रहेगा। यहाँ पे किसके सापेक्ष होगा, तो अगर ये q जो है वो x का फंक्शन है तो dx लिखेंगे, अगर y का फंक्शन q है तो यहाँ पे dy लिखेंगे। अब हमें इसका समाकलन करना है, समाकलन आगे करेंगे तो ये हो जाएगा tan का इसके साथ गुणा करेंगे sec x tan x हो जाएगा, इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x dx प्लस c। अब हम sec x tan x का समाकलन जानते हैं लेकिन tan स्क्वायर का नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो निकलेगी sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हम sec स्क्वायर का समाकलन जानते हैं तो हम उस फॉर्म में बना लेंगे जिसका हम समाकलन जानते हैं। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं, ये हो जाएगा y sec x प्लस tan x बराबर यहाँ पे ये हो जाएगा समाकलन sec x tan x और प्लस जहां पे tan स्क्वायर x है उसकी जहां में हम वैल्यू रखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी यहाँ पे अगर x है तो थीटा की यहाँ में x, यानी ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब इनको अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा y sec x प्लस tan x बराबर, इनका अलग अलग समाकलन करना है। अब हम जानते हैं कि यही सीधा सीधा समाकलन कर लेते हैं, sec x tan x का समाकलन होता है sec x, इसका समाकलन होता है sec x। अगर अलग अलग करेंगे तो इसका जो समाकलन होता है वो होता है x के सापेक्ष sec x, sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, और 1 का समाकलन जिसके सापेक्ष x के सापेक्ष है तो x होगा, y सापेक्ष है तो y होगा प्लस c, और यही हमारा इस अवकल समीकरण का हल होगा। तो इस अवकल समीकरण का यही हल होगा। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए इस प्रश्नावली में, हम सबसे पहली बात उन्हें दो फॉर्मेट होते हैं रैखिक अवकल समीकरण के, एक dy पान dx होता है, dy पान dx प्लस py बराबर q के फॉर्म में होता है, एक होता है dx पान dy के फॉर्म में। तो पहले उस फॉर्मेट में बदलेंगे, इसके बाद उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इसके बाद उसका हल में भी हमें ध्यान देना है कि y कब होगा x कब होगा। अब फिर जब इस फॉर्म में लिख लेंगे तो अब आगे का जो ये यहाँ पे समाकलन का काम है, ये नॉर्मल जो समाकलन जैसे करते हैं उस तरीके से उसका समाकलन कर लेंगे और जो भी आएगा वही उस अवकल समीकरण का हल होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy प्लस 2xy dx बराबर काट x dx। पहली बात तो हम इसे पहले रैखिक अवकल समीकरण के फॉर्म में बनाएंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy
dx वाले को एक तरफ कर लेते हैं, यानी ये बराबर में हो जाएगा काट x dx माइनस 2xy dx। अब इसमें से dx कॉमन करें, अगर हम dx कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ होगा काट x माइनस 2xy, कॉमन कर लिया, और ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dy। पहले हमें इसे रैखिक समीकरण के फॉर्म में बनाना है, तो ये हो जाएगा dy अपान dx, इधर वाला dx इसके नीचे कर लेंगे बराबर, इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे, यानी ये हो जाएगा काट x माइनस 2xy अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर dy अपान dx है तो यहाँ क्या होना चाहिए, प्लस पी वाई, वाई सिंगल फॉर्म का यहाँ है, पहली बात तो इन्हें अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा काट x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, इसे ऐसे बना सकते हैं। अब इस वाले पार्ट को इधर अगर ला दें तो ये हो जाएगा dy अपान dx प्लस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर y बराबर काट x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे dy अपान dx है, dy अपान dx अगर है तो अगर यहाँ पे dy है तो यहाँ पे y सिंगल घात का होना चाहिए, ये सिंगल घात का होना चाहिए, ये सिंगल घात का यहाँ पे है, इसका मतलब ये dy अपान dx प्लस पी वाई बराबर q के फॉर्म का अवकल समीकरण है। तो अवकल समीकरण है, इसे हम रैखिक अवकल समीकरण कहेंगे क्योंकि यहाँ पे y की घात 1 है और ये dy अपान dx सिंगल घात का है, तो ये रैखिक अवकल समीकरण है। अब यहाँ पे इस फॉर्म का बन गया क्योंकि यहाँ पे dy अपान dx है और ये y सिंगल घात का है, इसका मतलब p की वैल्यू यहाँ पे है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q की जो वैल्यू है वो है काट x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इसका हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, यानी IF निकालना है। IF इसका क्या होगा, e की पावर p इंटू p किसका फलन है, x का है, इसीलिए x के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे, यानी हो जाएगा e की पावर p, p की वैल्यू है 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस वैल्यू को t इसका समाकलन करना होगा तो e की 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t मानेंगे, फिर x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt। अब ये कैसे होता है, तो इसे हमें समाकलन के बारे में पढ़ना होगा, तो समाकलन के बारे में पढ़ेंगे तो ये 2x dx बराबर dt, यानी यही हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ये हो जाएगा e की पावर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की यहाँ में t यानी 1 अपान टी, और 2x dx यहाँ हम क्या लिख देंगे dt, 2x dx यहाँ लिखेंगे dt। 1 अपान टी का समाकलन क्या होता है, log t, इसका होता है समाकलन log t। और अगर e की पावर log में वैल्यू है तो ये log और हट के केवल t हो जाएगा इसी यहाँ में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा होगा वो t होगा। t का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, अगर यहाँ पे रख देंगे क्योंकि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t माने हैं, t की वैल्यू अगर इसी में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, समाकल गुणांक है, वो हो जाएगा इस अवकल समीकरण के लिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहला काम, तो जो भी अवकल समीकरण हमें दिया गया है उसे हम अवकल रैखिक अवकल समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे, यानी dy अपान dx प्लस पी वाई बराबर q, अथवा dx अपान dy प्लस पी एक्स बराबर q के फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद अब इसका हल निकालना है हमें। हल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा रैखिक समीकरण का फॉर्म है वो है dy अपान dx, इसीलिए यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q, ये दोनों फॉर्म में रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों फॉर्म में रहेगा। अब हमें देखना है कि q किसका फलन है, x का फलन है यहाँ, इसीलिए यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन समाकलन प्लस c, सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर q की वैल्यू है काट x, यहाँ पे q की वैल्यू ये है, यहाँ q की वैल्यू है काट x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx प्लस c, इससे ये कैंसिल, और काट x का जो समाकल होता है
वो होता है log sin x प्लस सी। तो इसका जो समाकलन होगा हमारा, जो इसका हल, इस रैखिक अवकल समीकरण का जो हल होगा वो होगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर log sin x प्लस सी। तो इसका ये हल होगा। यहाँ पे ध्यान देना है हमें, यहाँ पे अगर e की पावर log में कुछ भी रहेगा, यहाँ x है तो ये x हो जाएगा। e की पावर अगर log में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। तो ये चीज हमें ध्यान देना है और इस तरीके से हम किसी भी अवकल समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। पहली बात, क्वेश्चन नंबर 13, dy अपॉन dx प्लस 2y tan x बराबर sin x। तो इसे लिख सकते हैं हम dy अपॉन dx प्लस 2 tan x। हमें क्या देखना होता है, अगर यहाँ पे dy अपॉन dx है तो y अगर ऊपर है तो यहाँ y एक घात का हो, एक घात का है बराबर sin x। यानी ये बन गया, किस फॉर्मेट का बन गया, ये बना है dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई बराबर q। इस फॉर्मेट में बन गया, इस रूप में बन गया। इसमें p की जो वैल्यू है, इसमें p की वैल्यू है 2 tan x और जो इसमें q की वैल्यू है वो है sin x। इसके बाद हमारा काम क्या है कि इसमें हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होता है, e की पावर समाकलन p का समाकलन किसके सापेक्ष, क्योंकि ये x का फलन है तो x के सापेक्ष, ये हो जाएगा e की पावर p। p की वैल्यू है कितनी, ये है 2 tan x dx, क्योंकि x के सापेक्ष करना है। तो ये 2 अगर बाहर कर लें, 2 बाहर कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा tan x dx। tan x का जो समाकलन होता है वो होता है e की पावर 2 समाकलन, tan x का जो समाकलन होता है वो होता है log sec x, इसका समाकलन होता है। अब इस पावर को, जैसे अगर मान लेते हैं कहीं हमें ऐसा दे दिया गया log m की पावर n बराबर होता है n log m। अगर ये n बाहर है तो इसे पावर में हम चढ़ा सकते हैं, यानी m की पावर n कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं e की पावर log sec स्क्वायर x, क्योंकि ये जो पावर यहाँ 2 था वो पावर में हो गया। अब e की पावर जो भी वैल्यू होगी log में, log के साथ जो भी मान होगा वो सीधा सीधा लिखते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा जो होगा वो sec स्क्वायर x हो जाएगा। तब अब इसका हल क्या होगा, हल अगर dy अपॉन dx है तो y होगा, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा बराबर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, क्योंकि q जो है वो x का फलन है, q x का फलन है, dx प्लस c। सब की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मान आया है sec स्क्वायर x बराबर समाकलन q की वैल्यू है sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा है वो है sec स्क्वायर x dx प्लस c। इसे हम देखो ऐसे भी लिख सकते हैं sin x अपान, इसे नीचे अगर लेंगे तो ये हो जाएगा cos x इंटू sec x। एक sec x यहाँ हो गया, एक sec x को अगर नीचे करेंगे तो cos में बनेगा, तो उसे cos को हम sin अपान cos कर दिए बराबर sin अपान का cos बराबर होता है tan x और ये sec x dx प्लस c। अब जानते हैं हम कि sec x tan x का जो समाकलन होता है वो होता है tan x। sec x tan x का समाकलन होता है tan x प्लस c और ये हो जाएगा y sec स्क्वायर x बराबर, ये हमारा जो है वो हमारा अवकल समीकरण का हल होगा। और इस हल को हम कहते हैं व्यापक हल। अगर उसमें कोई स्वच्छ अचर है तो जो अचर होगा उसे हम बोलेंगे व्यापक हल। अब जो यहाँ पे सवाल में दिया गया था कि ये हमें कोई अवकल समीकरण दे दिया गया, इसका विशिष्ट हल बताना था।
जबकि y बराबर 0 हो और x बराबर π/3 के लिए इसका विशिष्ट हल क्या होगा। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो बाद में हल निकलता है और उसमें एक स्वेच्छाचर होता है। अगर स्वेच्छाचर उस हल में है, इसका मतलब ये जो हल है इस अवकल समीकरण का व्यापक हल है। और अगर इस स्वेच्छाचर के मान को हम निकाल लें और फिर इसे इंपुट करेंगे तो जो मान आएगा उसे हम इसका विशिष्ट हल बोलेंगे। तो अब इस c के मान को निकालेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे कुछ न कुछ वैल्यू दी रहेगी। जब दी रहेगी तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, यानी y बराबर यहाँ पे 0 दिया गया है, x बराबर दिया गया है π/3, यानी x की बराबर π/3 दी गई है, यानी 60 अंश दिया गया है। तो इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा y की वैल्यू 0, इसमें पुट कर दिया तो y की वैल्यू 0 इंटू सेक स्क्वायर 60 अंश बराबर tan 60 अंश प्लस c, इसका मान पूरा मान 0 बराबर tan 60 अंश का मान होता है रूट में 3 प्लस c, यानी c बराबर हो जाएगा माइनस में रूट 3। और इस वैल्यू को अगर इसमें पुट कर दें हम तो जो हल निकल के आएगा, इसमें पुट करते हैं जहां पे c का मान है वहां पे हम लिखेंगे माइनस रूट में 3, तो यही समीकरण हमारा बन जाएगा y सेक स्क्वायर x बराबर tan x प्लस माइनस c, प्लस c है तो c की वैल्यू कितना रखना है, माइनस रूट में 3। तो ये जो हमारा हल अब हो गया, ये हम इस हल को हम बोलते हैं विशिष्ट हल। विशिष्ट हल यानी इस अवकल समीकरण के दो हल निकले, इस अवकल समीकरण के दो हल, एक हल ये निकला है और दूसरा हल ये निकला है। ये हल अगर उसमें स्वेच्छाचर है, यहाँ पे ये स्वेच्छाचर है, तो अगर ये स्वेच्छाचर है हल में तो उसे व्यापक हल बोलेंगे। और अगर इस अचर की वैल्यू जो उसमें कंडीशन दी रहती है उसके थ्रू हम इसका मान निकाल लेते हैं और c का मान निकालने के बाद फिर उसे इनपुट कर देंगे, तो जो मान आएगा, जो हल आएगा, उसे हम विशिष्ट हल कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में dy/dx बराबर निकालेंगे तो 1/x प्लस y होगा, जो पहले वाले फॉर्मेट में नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इसे ऐसे लिख लें x प्लस वाई dy बराबर dx, अब ये हो जाएगा dx बराबर, इसी को लिख सकते हैं x प्लस वाई dy, यानी dx अपान dy बराबर x प्लस वाई। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे हो जाएगा dx अपान dy, इस x को अगर इधर लाएंगे तो माइनस x बराबर y, यानी इसे अगर हम एक स्टेप और लिखें तो लिख सकते हैं dx अपान dy प्लस -1 इंटू x बराबर y। तो अब ये जो फॉर्मेट होगा अवकल समीकरण का वो हो जाएगा dx अपान dy प्लस px, यहाँ पे ऊपर x है तो यहाँ पे x एक घात का होना चाहिए बराबर q। ये इस फॉर्म का है जहां पे p की जो वैल्यू है, इसमें p की वैल्यू -1 है और q की वैल्यू y है, q की वैल्यू y है, p की वैल्यू -1 है। तो पहली बात तो हम जो भी अवकल समीकरण दिया गया है उसे हम किस फॉर्मेट का है उस फॉर्मेट में रख लेंगे और इसके बाद उनका कंपेयर करेंगे, p और q की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम हमें करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इसे निकालने के लिए यानी समाकल गुणांक निकालेंगे तो ये होता है e की पावर p। अब p देखेंगे किसका फलन है, अगर यहाँ पे x सिंगल घात का है, x में अगर ये रैखिक समीकरण है, इसका मतलब जो यहाँ पे p का मान होगा ये y के पदों में y के सापेक्ष इसका समाकलन करेंगे, यानी p और q का y का फलन माना जाएगा और इस p का हम y के सापेक्ष समाकलन करेंगे। p की वैल्यू रख देते हैं तो e की पावर हो जाएगा -1 dy और dy, 1 का जो समाकलन जिसके सापेक्ष करेंगे वही वैल्यू होगी y सापेक्ष करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा y, क्योंकि माइनस पहले से तो -y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमारा हो जाएगा वो होगा e की पावर -y। अब इसका हल, इसके बाद हल हमें लिखना है। हल लिखते समय हम ध्यान देंगे कि अब की बार जो हमारा अवकल समीकरण है वो dx अपान dy के फॉर्मेट में है। तो dx अपान dy यानी x ऊपर है तो यहाँ पे हल में ऊपर x होगा, x यहाँ होगा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर q
इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये जिसके सापेक्ष q किसका फलन है, q y का फलन है, इसीलिए यहाँ पे dy प्लस सी सबके मान रख देते हैं। x इंटू आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है माइनस वाई, ई की पावर माइनस वाई बराबर q, q का मान है y, और e की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। अब इसका समाकलन करना है हमें, इसका समाकलन कर लेंगे। ये फर्स्ट फलन है, ये सेकंड फलन है, और इससे इसका समाकलन कर लेंगे। जो भी आएगा इसका मान वही इस अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। इसका जो हमें अब समाकलन करना है वो पुराने तरीकों से, यानी जो हम समाकलन के जितने तरीके पढ़े हैं उसी तरीके से करना है। इसमें दो फलनों का गुणनफल है, इसीलिए इसमें खंडसा समाकलन के द्वारा इसका समाकलन होगा। ये फर्स्ट फलन है, सेकंड फलन। अब ये जो फार्मूला होता है कि फर्स्ट फलन सेकंड का समाकलन, फिर माइनस पहले का अवकलन, दूसरे का समाकलन, फिर जो भी वैल्यू आएगी उस पूरी वैल्यू का समाकलन। इस फार्मूले से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जो भी मान आएगा वही इस अवकल समीकरण का हल होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स बराबर ए वाई का समाकल गुणांक बताना है। इसका समाकल गुणांक क्या होगा? तो इसे देखो लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस, इसको इसमें अगर कॉमन कर लें, यानी पूरी वैल्यू में से 1 माइनस वाई का स्क्वायर कॉमन कर लें तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें भाग होगा। कॉमन करने का मतलब होता है भाग, इसमें कॉमन होगा तो ये बाहर निकला, ये बच गया, प्लस इसमें भाग हो जाएगा, यानी y अपान 1 माइनस वाई का स्क्वायर का भाग होगा इंटू एक्स बराबर ए वाई। अब इस 1 माइनस वाई स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू एक्स बराबर ए वाई अपान 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ये p है और ये q है। ये किस फॉर्मेट में है? डी एक्स अपान डी वाई बराबर पी एक्स इंटू बराबर q, इस फॉर्म में है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, यानी आई एफ निकालना है। तो ये बराबर हो जाएगा e की पावर p का समाकलन। समाकलन p किसका फलन है? y का फलन है, तो y के सापेक्ष इसका समाकलन होगा। p की वैल्यू रखते हैं तो e की पावर p का मान कितना है? y अपान 1 माइनस वाई का स्क्वायर डी वाई। इसका हमें समाकल गुणांक केवल बताना है। अब नीचे वाली वैल्यू को अगर हम t मान लें, 1 माइनस वाई स्क्वायर को t मान लें, इसका y के सापेक्ष अवकलन कर दें, इसका y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये इसका 1 का अवकलन 0, वाई स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2y, क्योंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं, और बराबर t का हो जाएगा dt अपान dy, यानी यहाँ पे y dy, अगर इसका dy के इधर गुणा कर दें तो ये बराबर होगा 1 अपान -2, इस -2 को उधर ले जाएंगे dt। तो ये जो हमारा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, ये हो जाएगा e की पावर 1 अपान 1 माइनस वाई का स्क्वायर, यानी 1 अपान वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ लिखेंगे t, यानी ये हो जाएगा 1 अपान टी। वाई डी वाई भी यहाँ लिख सकते हैं, वाई डी वाई सब जगह में लिखेंगे -1/2 और dt, इस तरीके से लिखेंगे। ये वाई डी वाई यहाँ लिखेंगे -1/2 dt, और 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर यहाँ में 1/t। तो ये हो जाएगा e की पावर -1/2 बाहर कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है 1/t dt। अब हम जानते हैं कि e की पावर -1/2, इसका समाकलन 1/x का समाकलन होता है log x, 1/t का समाकलन t के सापेक्ष हो जाएगा log t। अब अगर ये इस तरीके से है, कोई m की पावर n है तो इसे लिख सकते हैं n log m। अगर ये वैल्यू आगे है तो ये पावर में हो जाती है log में, तो ये पावर में हो जाएगी, यानी यहाँ पे ये वैल्यू जो -1/2 है, e की पावर इसे लिख सकते हैं e इंटू e की पावर log, और ये t की पावर -1/2 लिख सकते हैं। इस पावर जो बाहर निकला था इसे हम ऊपर पावर में चढ़ा सकते हैं, ये यानी ये m है और ये n है। log m की पावर n बराबर होता है n log m बराबर e
और हाँ एक चीज और, अगर e की पावर log है तो जो भी जिसका log है वो वैल्यू सीधा सीधा यानी यहाँ पे हो जाएगा t का मान -1/2। t की वैल्यू पुट करने पर यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे यहाँ से t बराबर कितना था 1 - y², अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 - y² की पावर -1/2। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक। अगर ये पावर ऊपर माइनस में, जैसे अगर कोई वैल्यू ऊपर माइनस में 2 है तो अगर नीचे जाएगा तो x का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसीलिए ये नीचे अगर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 - y² का होल पावर 1/2। ऊपर निगेटिव था, नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। और रूट में अगर कोई वैल्यू रूट में दी गई है तो इसका मतलब होता है इसकी पावर 1/2 है, तो 1/2 यहाँ पे है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर 1/√1 - y²। अब इसका हल भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस सवाल में हमें केवल इसका समाकल गुणांक ही बताना था। तो चलिए आज की क्लास में यहीं तक। इस तरीके से अवकल समीकरण के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन हो गए हैं।